अ, न्याय धर्म सत्य में। तो न्याय धर्म सत्य में जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का अर्थ व्यवस्था को इंडिकेट करता है, ठीक है? और जब हम रूप गुण स्वभाव धर्म में धर्म की बात कर रहे हैं तो वहां पर धर्म जो है वो कह रहे हैं, धर्म की परिभाषा इस प्रकार है कि जिससे जिसका वियोग ना किया जा सके अथवा जिसका वियोग संभव ना हो वह उसका धर्म है। इसी में एक दूसरी शब्द भी आ जाता है कहीं और, मध्यस्थ दर्शन की दूसरी पुस्तकों में बाबा जी ने लिखा है, जिससे जिसका विलगीकरण ना हो सके, है ना? विलगीकरण भी है जिससे जिसको अलग ना किया जा सके, है? अलग को यहाँ वियोग बोला, तो वही उसका धर्म है। तो मानव के लिए सुख ही धर्म है ना? तो इस आशा से ओतप्रोत मानव को एक क्षण के लिए भी इस कामना से विमुख नहीं किया जा सकता, इससे ध्यान नहीं हटाया जा सकता। तो धर्म की इसी परिभाषा के आधार पर पदार्थ का धर्म अस्तित्व, है ना? ये अब चारों अवस्थाएं जो है उनका धर्म जो है वो दोबारा से एक तरह से लिस्ट डाउन कर रहे हैं, ताकि हमारा भी रिफ्रेश होता रहे मेमोरी में। धर्म किसी परिभाषा के आधार पर पदार्थ का धर्म अस्तित्व, अन्न व वनस्पति का धर्म पुष्टि, जीवों का धर्म जीने की आशा और मानव का धर्म सुख प्रतिपादित किया गया है ना। तो मतलब पदार्थ का धर्म अस्तित्व मतलब पदार्थ बना ही रहता है। अब पदार्थ बना रहता है में हमें कई बार ऐसा डाउट हो सकता है कि भैया पदार्थ तो विरचित भी होते हैं, सारी रचनाएं विरचित होती हैं। तो यहाँ पर पदार्थ के जो मूल मूल वस्तु है परमाणु, अ, उस वहां तक जब हम जाते हैं तो वो पदार्थ बना ही रहता है। तो पदार्थ का रूप बदलता है लेकिन पदार्थ नष्ट नहीं होता है ना? तो इसको भी हमने कभी परिचय शिविर में डिस्कस किया था, तो ये आया भी था कि हम किसी किसी पत्थर को तोड़ते हैं, किसी घर को तोड़ते हैं, इवन कोई पेड़ पौधा भी वो भी मरता है। तो उनका जब विरचना भी होती है तो वो विरचना होने के बाद में भी जो रॉ मटेरियल बन जाता है उसी में दूसरी रचनाओं का सूत्र बना रहता है ना? वो इंक्लूडेड रहता है। तो ये रचना विरचना क्रम जो है ये अस्तित्व में निरंतर चलता रहता है, पदार्थ बना रहता है ना? इकाई के रूप में इकाई की रचना या विरचना हो रही है, लेकिन पदार्थ जो है मूल पदार्थ वो बना ही रहता है, वो नष्ट भी नहीं हो रहा और नया भी क्रिएट नहीं हो रहा। ना ना नया पदार्थ बन रहा है इन द सेंस नया परमाणु अस्तित्व में बन रहे हैं, इसीलिए दूसरी भाषा में आता है अस्तित्व स्थिर है ना? स्थिर का मतलब ये है कि अस्तित्व में जो मात्रा है परमाणु की वो स्थिर है, उससे इकाइयां जो है वो बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, ट्रांजिशन में है, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन पदार्थ बना रहता है। अन्न व वनस्पति का धर्म, तो ये पहला वाला जो था ये पदार्थ अवस्था था, अब ये प्राणावस्था आ गया। अन्न व वनस्पति का धर्म पुष्टि। तो पुष्टि का मतलब हुआ कि इसमें नरिशमेंट होता है और नए सेल्स बनते हैं, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये प्राणावस्था की यूनिक फीचर है ना? इस प्राणावस्था को इससे अलग नहीं किया जा सकता। प्राणावस्था की इकाई हो और उसमें सेल्स ना बन रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है? इसी तरह से जीवों का धर्म जो है वो जीने की आशा है ना? यहाँ पर जीने की आशा मोटा-मोटा सा जिंदा रहने की आशा से लिंक होता है। तो जितने भी ये पशु-पक्षी जीवावस्था की इकाइयों को हम देखते हैं, वो जिंदा बना रहते हैं, उनके जो जितने ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन 4 विषयों में इनका जो लगाव रहता है, वो भी जिंदा रहने के अर्थ में ही रहता है। तो इससे इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो इनका धर्म जो है वो जीने की आशा और मानव का धर्म जो है वो सुख बताया गया है, ठीक है? यह भी प्रतिपादित किया गया है और ये भी प्रपोज किया गया है, बताया गया है, व्याख्या की गई है कि हर विकसित अवस्था की इकाई में अविकसित इकाई का धर्म विलय रहता ही है। तो मतलब जो मानव है तो मानव में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था इन तीनों का धर्म है ही। तो मानव भी मानव के रूप में हम बने ही रहते हैं ना। जब तक हम मानव इकाई हैं तो कल भी मैं बना हुआ था, आज भी बना हुआ हूँ और जब तक मानव रूप में हूँ बना रहता हूँ। तो अस्तित्व भी है, सेल्स भी बन रहे हैं, नए वाले मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल्स का, पुराने सेल्स मर भी रहे हैं लेकिन उनको रिप्लेनिश करने के लिए नए सेल्स बन रहे हैं, उसको पुष्टि कहा गया। और एक जीने की आशा भी है। तो ये जो है इस तरह से हम देख सकते हैं कि पशु पक्षी में देखेंगे तो उनमें जीवावस्था की इकाइयों में पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था का जो है वो
धर्म इंक्लूडेड है, उनका भी बना रहना है जब तक वो इकाई बनी हुई है और उसमें भी सेल्स बन रहे हैं और जीने की आशा तो है। तो हर विकसित अवस्था की इकाई में अविकसित इकाई का धर्म विलय रहता ही है। तो ये इस पैराग्राफ में इस तरह से धर्म के बारे में बताया गया। अब आगे के जो 1-2 पेजेज़ है ना, इसको हम पढ़ लेंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैंने भी इसके ऊपर मतलब ज़्यादा गहराई से अभी मनन चिंतन नहीं किया है। मेरी अपनी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। तो इसको हम एक हल्का-सा पढ़ के आप लोगों को भी जैसे-जैसे क्लियर हो उतनी बात कर लेंगे, और लगेगा कि डाउट्स है अभी, तो वी विल नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट। फिर कभी श्रवण भैया वगैरह आएँगे कभी, तो उनसे जो है ये क्लैरिटी ले लेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊपर वर्णित संपर्क एवं संबंध में तारतम्यात्मक व्यवहार पक्ष के अनुषंगिक मानव का विभिन्न विभूतिपूर्वक एवं स्थितिपरक अध्ययन आवश्यक तथा वांछनीय है। तो जितने ऊपर संबंध और संपर्क में तारतम्यात्मक मतलब आपस में तालमेल पूर्वक व्यवहार पक्ष जो है उसको फॉलो करते हुए मानव का अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग एंगल से, विभिन्न विभूतिपूर्वक तथा स्थितिपूर्वक इस अलग-अलग दृष्टिकोण से उसका मानव का अध्ययन आवश्यक और वांछनीय है, नेसेसरी एंड डिजायरेबल है। अस्तु, तो सभी मानव आबाल वृद्ध मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक निम्न 12 स्थिति में गण्य है। तो ये नीचे 12 पॉइंट्स आने वाले हैं, इनको हम देखेंगे। तो सबको हम जो है इन 12 कैटेगरीज में जो है 12 स्थितियों में काउंट कर सकते हैं। ये सभी सुखी होना चाहते हैं। सुखी नियम से ही होते हैं, तो सुखी भी नियम से और दुखी भी नियम से ही होते हैं, ऐसा सिद्ध है। अतः निम्न 12 स्तर में पाए जाने वाले मानव किन नियम सिद्ध प्रक्रिया द्वारा सुखी होना पाए जाते हैं, उसका स्पष्टीकरण निम्नानुसार है। यह सब व्यवहार संबंध व संपर्क में ही है। ठीक है। तो अब जैसे इसको देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि जैसे बलवान दयापूर्वक सुखी। ठीक है। तो मतलब मैं इसको बिल्कुल लाइटली देखूं तो मतलब ऐसा मेरा ध्यान जाता है कि मतलब वो बलवान का मतलब दूसरों को तंग करना, अव्यवस्था में जो है वो बलवान जो है वो कई बार ऐसा दिखता है कि दूसरों को तंग करता है। और काफी सारे हमने इतिहास में ऐसे रूलर्स भी पढ़े हैं जो कि काफी बलशाली थे, काफी सेना थी, और उन्होंने काफी कई बार इंटरनली विद इन द स्टेट और कई बार ये पड़ोसी राज्यों में, देशों में जाकर के काफी जो है वो आतंक फैलाया और काफी शोषण वगैरह किया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बलवान जो है वो दयापूर्वक, ठीक है, दुष्टता से सुखी नहीं होता। बुद्धिमान जो है वो विवेक एवं विज्ञान पूर्वक सुखी होता है। ठीक है। रूपवान सच्चरित्रता पूर्वक सुखी होता है। पदवान न्याय पूर्वक सुखी होता है। तो ये भी हम प्रैक्टिकल लाइफ पे देख ही पाते हैं कि अगर पद पाने के बाद में ध्यान जो है वो कई बार ऐसा लगता है कि आदमी भटका हुआ रहता है और भ्रष्टाचार और इस तरह की चीजों की तरफ ध्यान रहता है, तो अपने पद पे रहते हुए न्याय नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो है ऐसा करना फिर वो दुखी सुखी होने का जो है वो आधार नहीं बनता है, सुखी होने का नियम नहीं है। पदवान जो है वो न्याय पूर्वक सुखी होता है। धनवान उदारता पूर्वक सुखी होता है, संग्रह से सुखी नहीं होता। विद्यार्थी निष्ठा पूर्वक सुखी रहता है, कमिटमेंट के साथ में, डेडिकेशन के साथ में। सहयोगी कर्तव्य पूर्वक, साथी दायित्व पूर्वक, तपस्वी संतोष पूर्वक, लोक सेवक स्नेह पूर्वक, सह अस्तित्व में प्रेम पूर्वक मानव सुखी होता है। और रोगी तथा बालक के साथ आज्ञा पालन के रूप में सुख अनुभूतियां सिद्ध हुई हैं। और रोगी तथा बालक जो है वो मतलब जो जिनके सुपरविजन में है, जिनके गाइडेंस में है ना, बालक है तो अपब्रिंगिंग के लिए, रोगी है तो उपचार के लिए, तो जिनके सुपरविजन में है उनकी आज्ञा पालन करना जो है वो वो जो है वो नियम है सुखी होने का। तो ऐसा करके ये 12 पॉइंट्स जो है बाबा जी ने बोले हैं कि हर बच्चे से लेके बूढ़े तक, अब बाल वृद्ध मतलब बच्चे से बूढ़े तक सभी मानव इन 12 कैटेगरीज में आते हैं। ओवरलैप भी हो सकता है, आदमी पदवान भी हो सकता है और धनवान भी हो सकता है। ठीक है। और बाकी चीजें भी हो सकती हैं। तो जिस भी कैटेगरी में जहाँ जहाँ जितना बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर है। तो ये मतलब
हल्का सा इंट्यूटिवली भाषाभास रहता है, लेकिन बहुत गहराई से अगर हम पॉइंट को चाहें कि डिस्कस करें तो मेरे को लगता है कि मैं भी इसके ऊपर, मेरा भी शोध चल ही रहा है। आप में से किसी का इन पे कुछ ध्यान जाता हो या कुछ डाउट बनता हो तो बताइए, और मिलजुल कर आपस में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। हम्म। तो भैया थोड़ा आप लोग भी पार्टिसिपेट किया कीजिए, ऐसे ही मैं ही अकेला वन साइडेड बोलता रहूं तो वो तो मेरे को काफी जो है ना वो अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है। जी ठीक है, तो ये पॉइंट्स मेरे को तो अपनी तरफ से बस इतना लग रहा था कि इनको इतना ही मैं रख पा रहा हूँ, और आप में से किसी का कोई ध्यान जा रहा हो ये तो एक 10 नंबर पॉइंट जो है हमारा लोक सेवक स्नेह पूर्वक, हाँ जी। ये और ऊपर जो हमारा था कि पदवान न्याय पूर्वक, ये थोड़ा सिमिलर ही लग रहा है मुझे। ये लाइक पोजीशन ऑफ पावर में जो है उसको रेफर कर रहे हैं। पता नहीं, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि लोक सेवक जो है वो कई बारी मतलब स्वयं स्फूर्त विधि से भी लोक सेवक हो, मतलब जिसको हम सोशल सर्विस वगैरह टाइप कह रहे हैं, तो नॉट नेसेसरली कि उसको कोई गवर्नमेंट या ओके, सरकार के कोई पद मिला हुआ हो। एनजीओ जैसा जो सब हाँ, एग्जैक्टली समाज एग्जैक्टली। सेवी। ओके, हाँ हाँ ठीक है, अब समझ में आ रहा है बेटर। ठीक है। ठीक है। जी भैया, बढ़िया। तो धर्म नीति के परिपालन से समस्त संपर्कात्मक तथा संबंधात्मक व्यवहार में क्या अपेक्षा की जाती है जिससे कि जीवन सफल होता है, नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, तो अब नीचे और भी कुछ पॉइंट्स जो है वो 12 पॉइंट्स कुछ और भी लिखे हैं अलग से, इनको भी हम पढ़ लेंगे अभी। तो धर्म नीति के परिपालन से समस्त संपर्क और संबंधात्मक व्यवहार में क्या अपेक्षा की जाती है जिससे कि जीवन सफल होता है, नीचे दर्शाया गया है। ऐसी धर्म नैतिक व्यवस्था तथा इसके लिए किया गया समस्त व्यवहार, प्रयोग तथा प्रयास अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का पोषक है। तो अब यहाँ पर दो नए शब्द आए हैं, एक आया है यतित्व और फिर अगले में आ रहा है सतीत्व। तो पुरुष का जीवन यतित्व से सफल है, पुरुष में जागृति को प्रमाणित करना यतित्व है। और अगला है स्त्री का जीवन सतीत्व से सफल है, स्त्रियों में जागृति का प्रमाणित होना सतीत्व है। तो ये भैया मेरा, मैं अगेन यहाँ पर भी यही कहूंगा कि ये अपना जो है भी, मैं इसको भी समझने के क्रम में हूँ। किसी की आप में से पुराने साथियों में से क्लैरिटी बनी हो एग्जैक्टली ये यतित्व सतीत्व एक दो बार ऐसे करके आया है दर्शन में, हालांकि बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आता है लेकिन फिर भी बीच बीच में आता है। अपना सुनील खेड़वा भाई, आपको इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो कैसे देखते हैं इसको, अगर आप करना चाहते हैं या इसको आगे बढ़े, मतलब आप बताइए। हाँ, ये यतित्व और सतीत्व वाला मेरे को हमेशा कंफ्यूजन ही रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा परिभाषा के रूप में कहते हैं, तो वहां पर भी ये यतित्व को यत्न पूर्वक कहते हैं, लिखा है कहीं पर, और सतीत्व को सत्व पूर्वक कहा है ना। तो अब दोनों में एक कॉमन लिखा हुआ है भैया, भ्रम से मुक्ति, बट उसमें अब दोनों टेंडर में अलग अलग कैसे है वो थोड़ा सा। ओके, तो जी बता रहे हैं कि इन्होंने 178 पेज पे देखा है कुछ। तो इसको खोल लेते हैं हम यहाँ पर सीधा, यहाँ तो हमारे सामने ही है, एक बार आगे भी चले जाते हैं। ओके, ये पति पत्नी यतित्व सतीत्व, इसको भी पढ़ लेते हैं। हाँ, ये आ गया यत्न पूर्वक।
और यहाँ आ गया सत्व पूर्वक। ओके, पर तो यत्न या प्रयोग पूर्वक तरने के लिए जागृति, निर्भ्रमता और जागृति सहज निरंतरता के लिए किया गया संपूर्ण कार्य व्यवहार, निर्भ्रमता सहित की गई प्रक्रिया एवं प्रयास, यत्न अर्थात शोध पूर्वक समझना ही तरना है। यत्न जो है इसको शोध पूर्वक इस तरह से लिंक कर रहे हैं। और सतीत्व जो है सत्व या संकल्प पूर्वक तरना, जागृति होने के लिए किया गया कार्य व्यवहार, समझ प्रक्रिया समुच्चय, भ्रम मुक्ति, सत्व अर्थात संकल्प निष्ठा पूर्वक समझना ही तरना। ये तो दोनों ही बड़े पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स लग रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा नहीं है कि है तो, दोनों। हाँ, है तो सब कुछ पॉजिटिव ही है भैया पूरा मध्यस्थ दर्शन में। हाँ नहीं, लेकिन तो ऐसा लग रहा है कि ये तो दोनों पे अप्लाई हो सकता है, लाइक हाँ 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 हाँ, उस हिसाब से बोल रहा था मैं। बिल्कुल। और भैया लिखा तो वही है, आगे पीछे ही है ना, जैसे हाँ हाँ व्यवहार बिल्कुल। प्रक्रिया, उसमें भी व्यवहार समझ, व्यवहार निर्भर, थोड़ा सा एक दो के या ठीक है। बेसिकली जो मेन डिफरेंस है ना, मतलब वो जो मैंने मेरे को मतलब जो रहा है ध्यान में हमेशा से, इसको यत्न पूर्वक कहा है और इसको सत्व पूर्वक कहा है ना। तो यहाँ पर यत्न का मतलब प्रयोग पूर्वक है, ठीक है, तो या शोध पूर्वक है, यत्न अर्थात शोध पूर्वक। अभी इसको हाँ, तो मतलब ये जो है अब इसको थोड़ा सा अपने में समझा जाए कि ये मैं वही कह रहा हूँ कि इसी को मैं भी अभी समझ ही रहा हूँ। तो मेरी अपनी भी क्लियरिटी नहीं है इसमें ज्यादा अभी। तो ऐसा लिखा है, इसको हम अभी पढ़ लेते हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि भैया एक बार पढ़ने से हमारे को पूरा क्लियर होगा ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन हमारी आंखों के सामने से निकल जाए। और जो हमारे को अभी नहीं क्लियर होता है उसको हम पेंडिंग में रखें, उसको कभी दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, दूसरे साथियों के, तो यहाँ पर इतना कहा गया। माता पिता का जीवन व्यक्तित्व से सफल है, पुत्र या पुत्र मतलब यहाँ पर संतान लेंगे हम, तो संतान का जीवन नैतिकता के प्रति निष्ठा से सफल है। व्यवस्था जो है वो न्यायपूर्ण नियम के समर्थन व पालन से सफल है। तो ये जो है ये इस पे मतलब मेरा जब ध्यान जाता है तो अभी हम लोग ना व्यवस्था की बात क्या करते हैं कि नियम के पालन से हम समझते हैं कि ये व्यवस्था होगी। यहाँ पर बाबा जी ने न्यायपूर्ण शब्द ऐड कर दिया, ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। और एक ध्यान से ऐसा जाता है कि नियम जो है वो भी जिसे कहते हैं कि न्यायपूर्ण हो, वो उनका होना ज्यादा आवश्यक है। काफी बार हम अभी जिस तरह के परिवेश में रह रहे हैं और सरकारें हैं, सिर्फ कहीं पे भी हम दुनिया में देखें तो काफी बार जो है वो एक एक वर्ग जो है कोई ना कोई रहता ही है जिनको एक वर्ग नहीं मतलब हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि काफी बार कई नियम जो है ना वो ही अमानवीय नियम है ना। वो अपने आप में ऐसा लगता ही नहीं है कि वो जस्ट या फेयर लॉज बने हुए हैं। कई बार जो है वो ऐसा एक महसूस होता है। तो जब ये एक बार फीलिंग आए कि नियम ही जो है वो न्यायपूर्ण नहीं है, तो फिर उसका समर्थन या पालन करते हुए भी नहीं बनता है व्यक्ति से, और ना करे तो भी ऐसा लगता है कि अव्यवस्था है। तो उनका अन्यायपूर्ण नियमों के पालन से भी अव्यवस्था बनेगी और अन्यायपूर्ण नियमों के पालन नहीं करने से भी अव्यवस्था बनेगी, है ना। तो पहले नियम न्यायपूर्ण हो, है ना, तो न्यायपूर्ण नियम जो है वो विधि पूर्वक उनका होना आवश्यक है, तभी व्यवस्था जो है वो सफल, और फिर उनका समर्थन और पालन होना, न्यायपूर्ण नियम और उनका समर्थन पालन, इससे व्यवस्था जो है वो सफल है। तो प्रजा का जीवन समग्र व्यवस्था में भागीदारी से तथा अनुशासन एवं नियम को स्वीकारने से सफल है। गुरु का जीवन अनुभव को प्रामाणिकता पूर्वक अध्ययन कराने से सफल है। तो ये प्रामाणिकता मतलब एक ऑथेंटिसिटी के साथ में
यहाँ पर जो हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो मैंने मतलब ऐसा कई बार पाया कि कोई शब्द ऐसे थे जो हिंदी में इतना क्लिक नहीं किए थे, हालांकि हम बार बार पढ़ रहे थे। तो जब ट्रांसलेशन करने गए और राकेश भैया के साथ में बैठे तो जो उन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स का सिलेक्शन किया उससे भी काफी जो है वो कई बार समझने में सहायक मिली। तो कोई व्यक्ति अनुभव संपन्न है, कोई समझदार हो गया है, कोई जागृत है, वो गुरु की भूमिका में है, तो उसको प्रामाणिकता पूर्वक अध्ययन कराने से तो वो अपने आप को एज ए ऑथेंटिक ह्यूमन बीइंग प्रस्तुत करता है, ठीक है। और फिर नियमों का भी अध्ययन, तो नियमों का भी अध्ययन कराता है और एग्जाम्पल के रूप में, एविडेंस के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है। तो प्रामाणिकता पूर्वक अध्ययन कराने से ऐसे इसको देख सकते हैं। तो गुरु का जीवन अनुभव को प्रामाणिकता पूर्वक अध्ययन कराने से सफल है। शिष्य का जीवन गुरु द्वारा कराए गए अध्ययन के श्रवण मनन तथा अर्थबोध संपन्नता से सफल है। तो गुरु ने कराया अध्ययन, उसका श्रवण मनन किया, हम कहते हैं कि अपने में भी शोध कर रहे हैं, वो सारा वही चीज है, और उसका मतलब समझ में आया, अस्तित्व में जो वस्तु है, वस्तु के रूप में हम रियलिटी को देख पाए, ये हुआ, उसकी एकम्प्लिश हुए उससे, तो गुरु का, तो शिष्य का जीवन जो है वो सफल हुआ, ऐसा कह रहे हैं। सहयोगी का जीवन कर्तव्य को निर्वाह करने से और साथी का जीवन दायित्वों को निर्वाह करने से है। तो साथी सहयोगी में भी साथी को ज्यादा समझा हुआ बताया गया, साथी सहयोगी संबंध में ये बात आई ही होगी, और सहयोगी जो है वो भी समझ रहा है ना। तो उस तरह से देखते हुए सहयोगी जो है वो कर्तव्य पालन के साथ में है, और साथी जो है वो दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। तो दायित्व जो है वो कर्तव्य से बड़ी चीज है, तो साथी जो है वो सहयोगी का दायित्व लेकर ही चल रहा है। भाई या बहन का जीवन एक दूसरे के अन्य जागृति की आशा एवं प्रयास से तथा स्नेह सहित दायित्व वहन करने से है। तो एक दूसरे की जागृति की कोशिश की जाए, है ना, मतलब एक चाहत है, ऐसी आशा है, और साथ में इसकी जिम्मेदारी भी ली जाए, इसका दायित्व लिया जाए। ये भाई बहन का जीवन ऐसे सफल है। और मित्र का जीवन परस्पर दिखावा रहित, है ना, कोई दिखावे वाली बात नहीं है, रहस्य वाली कोई बात नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में उदारतापूर्ण समृद्धि सहित सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने से सफल है। तो ऐसा करके और 12 तरीके से कैसे सफल है संबंधों और संपर्कों में, ये इसको बाबा जी ने अपनी तरह से यहाँ पर बात रखी। ठीक है, अब हम लास्ट पैराग्राफ पे आ गए हैं, इसकी लास्ट अनुभूति पे, धर्म नीति की। उपरोक्त अनुसार व्यवहार करने में समस्त मानव पांचों स्थितियों में सफल हो जाए। 5 स्थितियां कौन सी है मानव की, ये बार बार शब्द आते हैं, और यहाँ पर राज्य नीति धर्म नीति में आए हैं, बताएं कोई प्लीज, पांचों स्थितियां कौन सी है मानव की। तो आया था पहले भी, व्यक्तिगत लेवल पे, परिवार के लेवल पे, समाज, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। व्यक्ति, समाज, सॉरी, व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य या राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय जो उसी को विश्व समुदाय या विश्व परिवार कहा गया। तो पांचों स्थितियों में सब उपरोक्त अनुसार व्यवहार करने में समस्त मानव पांचों स्थितियों में सफल हो जाए, यही धर्म नैतिक व्यवस्था का कार्यक्रम व उद्देश्य है ना। इंडिविजुअल लेवल पे रिजॉल्व हो जाए, परिवार में, समाज में, राष्ट्र के लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय के लेवल पे, इन सब स्थितियों में जीना सफल हो जाए, यही धर्म नैतिक व्यवस्था का कार्यक्रम व उद्देश्य है। तथा शोषण के लिए प्राप्त समस्त प्रवृत्तियों का समूल समूल मतलब जड़ से निराकरण हो जाए, मात्र उपरोक्त अनुसार प्रतिष्ठित आचरण से ही संभव है। तो जो बातें बताई गई है उसी आचरण से ये सब पॉसिबल है, इसके बिना नहीं है। इसी विधि से अखंड समाज का प्रतिष्ठित होना स्पष्ट है। तो ये जो है, ये हमने पिछले 8-10 पेजेस जो थे, या 10-15 रहे होंगे, ये मानव धर्म नीति के ऊपर था। इसमें हमने संबंधों की, सातों संबंध की भी बात आ गई, है ना। और उसके बाद में
ये कुछ चीजें और भी लिखी गई हैं इसमें, और ये जो है इसके की टेकअवेज थे। तो अभी जो है वो मानव राज्य नीति जो है, अब हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो ये है अब पेज नंबर 130 से शुरू हो रहा है और ये चल रहा है 137 तक, तो 8 पेज है। इसके बाद में फिर हमारा चैप्टर 17 शुरू होगा। तो लेट अस ट्राई टू सी ये हमारा कितना 2-3 दिन में खत्म हो जाए, इसको कवर करके तो धर्म नीति राज्य नीति पूरा हो जाएगा हमारा। इसकी कोई रीडिंग करेंगे? शिल्पा देवी ने तो कहा कि मुश्किल है, और कोई करना चाहें तो बताएं। एक बार इसके 2-3 पेजेस पढ़ लेते हैं और फिर बात भी कर लेंगे। मैं पढ़ो, मैं कौन कर दूं? पढ़ेंगे? हाँ आप पढ़ो, हाँ पढ़ो पढ़ो। मानव राज्य नीति परिभाषा। राजनीति का अर्थ तन मन एवं धन की सुरक्षा के लिए विधि व्यवस्था प्रदान करने हेतु जो मानवीयता पूर्ण कार्यक्रम है उसे राज्य नीति की संज्ञा है। राज्य जिस भू क्षेत्र में मानव का आवास एवं व्यवसाय है और साथ ही जो एक ही व्यवस्था तंत्र के आश्रित हो एवं सार्वभौम व्यवस्था तंत्र में भागीदार हो उसे राज्य संज्ञा है। आवश्यकता मानव प्रयोग व व्यवसाय द्वारा प्राप्त अर्थ तथा प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा की कामना करता है क्योंकि उसमें उसका श्रम नियोजित एवं प्रयोजित है। ऐसा सुरक्षा के लिए राजनीति का अध्ययन व समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी का परिपालन आवश्यक है। लक्ष्य अथवा साध्य राजनीति का लक्ष्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की अक्षुण्णता है। अमानवीयता से मानवीयता की ओर प्रगति हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए साधन, अवसर तथा व्यवस्था की स्थापना एवं सुरक्षा जो अति मानवीयता को प्रोत्साहन देने में समर्थ हो। राजनीति सहज लक्ष्य को सार्थक और सर्वजन सुलभ बनाने की कामना से समझदारी की आवश्यकता है। समझदारी सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, चैतन्य प्रकृति रूपी जीवन ज्ञान और मानवीयता रूपी आचरण ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। हर नर नारी इसका ज्ञाता करता भोक्ता होने के योग्य है ही है। इसे एक से अनेक मानव तक बोधगम्य अनुभवगम्य रूप में प्रमाणित होना आवश्यक है। यही एकमात्र उपलब्धि अथवा जागृति ही संपूर्ण भ्रम को दूर करने के लिए पर्याप्त है। जागृत मानव परंपरा में राज्य का स्वरूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र अध्ययन से और आचरण से व्याख्या होने के आधार पर विधि को पहचानने के मुख्य रूप से 5 मुद्दे पाए गए हैं। यह पहला मानवीय शिक्षा संस्कार, दूसरा न्याय सुरक्षा, तीसरा उत्पादन कार्य, चौथा विनिमय कोष और पांचवा स्वास्थ्य संयम के रूप में गण्य है। राज्य प्रक्रिया उक्त पांचों व्यवस्थाएं सार्वभौमिकता के अर्थ में ही सार्थक होना पाया जाता है। मानवीय शिक्षा संस्कार की सफलता अर्थबोध होने के रूप में है। न्याय सुरक्षा की सफलता संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन पूर्वक उभय तृप्ति के रूप में सार्थक होना पाया जाता है। उत्पादन कार्य हर परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि के अर्थ में सार्थक होना पाया जाता है। विनिमय कोष श्रम मूल्य की पहचान सहित श्रम विनिमय पद्धति से सार्थक होता है और स्वास्थ्य संयम मानव परंपरा में जीवन जागृति को प्रमाणित करने योग्य शरीर की स्थिति गति के रूप में सार्थक होता है। यह सब मानव सहज जागृति के अक्षुण्णता का शोधक है अथवा सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज और उसकी अक्षुण्णता का शोधक है। यही राज्य वैभव का स्वरूप है
इस विधि से हर परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीना होता है। यदि समस्या है तो समाधान है ही। समाधान के आधार पर निश्चितता को पाना अनिवार्य है। कोई भी मानव अनिश्चित विधि व व्यवस्था नहीं चाहता। विधि एवं व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं निष्ठा की निरंतरता के लिए सार्वभौम विधि व्यवस्था आवश्यक है। इसके पूर्व में न्यायवादी व अवसरवादी व्यवहार का विश्लेषण किया जा चुका है। अवसरवादी नीति से अनिश्चित दिशा, गति एवं घटना ही संभव है, जिससे व्यवहार में स्थिरता तथा विश्वास नहीं उत्पन्न कराया जा सकता। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि न्यायवादी नीति के विकास तथा व्यवहार अन्वयन के लिए मानवीयता ही आधार है। विधि का लक्ष्य है निषेध पर विजय अर्थात समाधान, और व्यवस्था का अर्थ है विधि का पालन एवं संवर्धन। उपरोक्ता पूर्वक निर्णीत विधि से मानवीयता की विजय होता है तथा ऐसी विधि के लिए दी गई व्यवस्था का लक्ष्य मानवीयता का संरक्षण एवं संवर्धन ही है। इस प्रकार मानवीयता पूर्ण परंपरा विधि से व व्यवस्था की उपलब्धि विश्वास है। विधि का मूल सूत्र मानवीयता पूर्ण आचरण ही है। मानव परंपरा में जागृत मानव ही शिक्षा प्रदान करने में समर्थ है। शिक्षा का प्रयोजन है अखंड सामाजिकता का सूत्र एवं व्याख्या, समाधान, समृद्धि, अभय व सह-अस्तित्व। इस विधि से समाज अखंडता और सार्वभौमता के रूप में वैभवित होता है। उपरिवर्णित धर्म नैतिक तथा राजनैतिक व्यवस्था के लिए जो मानवीयता पूर्ण दृष्टि, स्वभाव तथा विषयों को व्यवहार में आचरित करने योग्य अवसर तथा साधन प्रस्तुत हो सके तथा रुचि उत्पन्न कर सके, शिक्षा नीति है। समस्त मानव समाज द्वारा बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक क्षेत्र में ही विभिन्न कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों में किया गया कार्य ही मानव के लिए संपूर्ण व्यवहार कार्य है। राजनीति का लक्ष्य तन, मन एवं धन की सुरक्षा है तथा इसके लिए विधि तथा व्यवस्था प्रदान करना है। इस क्रम में यह जान लेना आवश्यक है कि बौद्धिक नियम की अवधारणाएं ही क्रम से व्यवहार काल में प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक नियमों का अनुसरण करती है, जिससे जागृति प्रमाणित होती है। यहाँ हम बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्र में किए जा रहे व्यवहार की विधि व निषेध पक्ष का अध्ययन करेंगे। सदुपयोगी राज्य नीति के निर्धारण के लिए विधि व निषेध निम्नासुर परिलक्षित होता है। बस रितु रुक जाएंगे यहाँ पे, थैंक यू। ठीक है, तो अभी ये जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, अब इसके बाद में जो ये भी जितना हम लोगों ने भी देखा, तो ये 3 क्षेत्र हैं बेसिकली, बौद्धिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और प्राकृतिक क्षेत्र, तो है ना। फिर इनका ये टेबल के रूप में जो है वो आदरणीय नागराज जी ने रखा गया है कि इनमें से विधि वाला पार्ट मतलब करने योग्य काम कौन सा है और निषेध वाले काम मतलब जो नहीं करने योग्य है। तो इस टेबल को हम पहले ये 2-2.5 पेज हमने पढ़े हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस टेबल को भी डिटेल में देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, लेकिन ये पहले का जो भी बैकग्राउंड रखा है इसको ऊपर भी बात करना जो है वो अच्छा रहेगा। अभी परिभाषा मानव राज्य नीति, तो क्या कह रहे हैं राज्य नीति को? तन, मन एवं धन की सुरक्षा के लिए विधि व्यवस्था प्रदान करने हेतु जो मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम है उसे राज्य नीति संज्ञा है। ठीक है, तो तन, मन, धन की सुरक्षा के लिए विधि व्यवस्था प्रदान करने हेतु, अब यहाँ पर मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम होना आवश्यक है। काफी बार हम लोगों को सरकारों के रूप में ही देखते हैं या इतिहास में भी देखते हैं, तो काफी बार मेरे देश के, मेरे राज्य के लोग जो हैं वो उनका तन, मन, धन सुरक्षित रहे, इसके लिए
दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे राज्य लोगों के साथ में अमानवीय कार्यक्रम जो है वो कर जाते हैं, ऐसा ऐसे उदाहरणों से इतिहास भरा हुआ है। यहाँ पर बाबा जी राज्य नीति का अर्थ बता रहे हैं कि तन मन धन की सुरक्षा के लिए विधि व्यवस्था प्रदान करने हेतु जो मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम है उसको राज्य नीति कह रहे हैं। अगर वो मानवीयतापूर्ण कार्यक्रम नहीं है फिर तो उसको लूट खसोट कहो, जो मर्जी कहो, फिर वो राज्य नीति, मानव राज्य नीति की कैटेगरी में नहीं आएगा। अभी इसी में राज्य किसको कह रहे हैं? जिस भू क्षेत्र में मानव का आवास एवं व्यवसाय है, मानव रह भी रहा है और मानव वहां पे कुछ ना कुछ उत्पादन कर रहा है ना, व्यवसाय कर रहा है, और साथ ही जो एक ही व्यवस्था तंत्र के आश्रित हो, मतलब वहां पे कॉमन, वहां पे नियम जो है वो कॉमन हो, और साथ में सार्वभौम व्यवस्था तंत्र में बाकीता है ना, उसे राज्य कह रहे हैं। तो इसको एक दूसरे भाषा में भी मध्यस्थ दर्शन में आता है कि राज्य की परिभाषा क्या कही गई है, और कहीं पर मध्यस्थ दर्शन में ही, कि जहां पर चारों अवस्थाएं संतुलित रूप में पाई जाती है इंडिपेंडेंटली, मतलब वहां पे पदार्थ भी है, पदार्थ अवस्था भी है, प्राण अवस्था भी है, जीव अवस्था भी है, ज्ञान अवस्था भी है, और अगर बाकी वर्ल्ड से, बाकी धरती से डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो भी अपने आप में सस्टेनेबल है। ऐसा 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 भू क्षेत्र होगा, ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होगा, उसको राज्य कह रहे हैं, है ना। उसका उसका जो है सस्टेनेबल होना जो है चारों अवस्थाओं के रूप में, वो जो है वो एक बेसिक एलिजिबिलिटी है फॉर इट टू बी कॉल्ड ए स्टेट। तो ये एक दो नई चीजें थी। मतलब राज्य कह किसको रहे हैं, तो मानव रह रहा है, उसका व्यवसाय है, व्यवसाय मतलब बाकी तीनों अवस्थाएं जो है उसमें। इतना ठीक है। इसकी आवश्यकता क्या है? मानव प्रयोग व व्यवसाय द्वारा अर्थ तथा प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा की कामना करता है ना। तो मानव ने, मतलब फाइनली जब व्यवसाय करता है, किसी चीज का उत्पादन करता है, उससे पहले एक एक्सपेरिमेंटेशन वाली भी स्टेज निकलती है कभी कभी, तो फिर बाद में हम लोग उसको रेगुलर उत्पादन में ले आते हैं, प्रोडक्शन में। तो मानव प्रयोग तथा व्यवसाय द्वारा प्राप्त अर्थ तथा प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा की कामना करता है। ये बड़ी नेचुरल सी बात है ना, क्योंकि उसमें उसका श्रम नियोजित है ना, उसमें उसने अपनी मेहनत लगाई है, तो जो उसको अर्थ प्राप्त हुआ है तन मन धन के रूप में, वो उसकी सुरक्षा की कामना करता है। ऐसी सुरक्षा के लिए राज्य नीति का अध्ययन व समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी का परिपालन आवश्यक है। ऐसी सुरक्षा के लिए ये राज्य नीति है क्या, है ना, इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, उसकी क्लियरिटी होना जो है वो काफी जरूरी है। भैया ये प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा से क्या है मतलब? जो अर्थ में तो आप जैसे तन मन धन की बात कर रहे हैं, पर वो प्राकृतिक संपदा हाँ, भी एक प्राकृतिक, हाँ बिल्कुल। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि हम किसी एरिया में रह रहे हैं, तो हमारे आसपास जैसे एयर पॉल्यूटेड है, या हम कहें कि पानी ठीक नहीं है, यमुना का पानी बहुत गंदा हो गया है, ठीक है, या ग्रीनरी कम है ना। तो मतलब ये शहरों में रहते हुए या गांव में रहते हुए या कहीं पर भी मानव को जो प्राकृतिक संपदा मिली हुई है उसकी सुरक्षा की कामना तो रहती ही है। ठीक है ना, इतनी बात। बस कोई जंगल है वहां पे माइनिंग के लिए कुछ एग्जैक्टली चलता काफी है जगह तो पे अगर आप देखो तो ये जो जितना नक्सलवाद वगैरह है वो जी काफी जी काफी उसका एक वो एंगल ये भी निकल कर आता है कि वहाँ के मतलब वो जो मूल निवासी है उनको लगता है हमारे यहाँ पे नीचे से मिनरल्स निकल रहे हैं, कोयला निकल रहा है, कुछ और निकल रहा है, तो बाकी हमारे यहाँ पे अब बस सारा जंगल हटा दोगे और वहाँ पे माइनिंग करना शुरू कर दोगे, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर जो है वो एक जो भी नियम बने रहे हैं उनके अंतर्गत उनको हटाया जाता है, फिर कहीं ना कहीं पे वो एक वायलेंट रूप भी ले रहा है ना। तो काफी सारी जो है एक प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा की कामना जो है वो मानव में है ही। वो गांव वाला हो, वो आदिवासी हो, वो शहर में रहने वाला हो, मतलब ये एक अपने में हम बड़ी इजीली इसको देख सकते हैं। ठीक है गुरलीन दीदी? हाँ जी ठीक है भैया। ठीक है, अब इसका लक्ष्य अथवा साध्य क्या है? तो राज्य नीति का लक्ष्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की अक्षुण्णता है।
है ना। अक्षुण्णता मतलब हर क्षण बने रहना, ना फॉरएवर बनी रहे, लगातार, नित्य। तो राज्य नीति का लक्ष्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बनी रहे, है ना। तो अभी तो बनी रहे के लिए पहले बना हुआ है और बनी रहे, एक तो स्थिति वो बनती है, और दूसरा जिसमें हम अभी हैं कि अभी तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है ही नहीं, तो हमें पहले वो बनानी है और फिर वो बनी रहे, उसको हमें सुनिश्चित करना है। तो राज्य नीति का ये लक्ष्य के रूप में रखा है। इसी को कहा है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए अभी बात भी आई थी कि सार्व के हम तो राज्य के लेवल के ऊपर वो सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करें। अब राज्य जो है वो विश्व स्तर पे जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होगी उसमें एक राज्य की भागीदारी होगी। तो राज्य अपने अंदर जो समाज है, जितने लोग रह रहे हैं और जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सबको राज्य के लेवल के ऊपर ठीक रखेगा, एक काम ये है। और फिर ग्लोबल लेवल के ऊपर विश्व स्तर पर भी एक ऐसा मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनेगी और उस व्यवस्था से अलाइंड हमारे जो है सारे के सारे कार्यक्रम रहेंगे। तो ये जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की समझ होना हर एक राज्य में, ये राज्य नीति का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना। अभी क्या है, राज्य नीति भी एक ऐसा माना जाता है कि हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी है। यहाँ पर बाबा जी बार बार ये कह रहे हैं जब तक काफी सारी चीजें जो है वो अस्तित्व में यूनिवर्सल है, उस यूनिवर्सैलिटी की तरफ ध्यान नहीं जाता तो हमें सब कुछ अलग अलग लगता है। वो अलग अलग लगता है तो उसी में फिर सारे क्लैशेस और उसी में सारा डाइवर्जेंस और उसी में सारी गलतियां भी हो रही है। तो ये अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की आवश्यकता ग्लोबल लेवल पर है, सबको, सबकी आवश्यकता है ना। ये सिर्फ हम इस ग्रुप में 10-15 लोग बैठे हैं इनकी आवश्यकता है, या सिर्फ हमारे स्टेट की आवश्यकता है या हमारे देश की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। ये सब मानव की आवश्यकता है। तो इसको हर राज्य को चलाने के लिए भी जो राज्य नीतियां जो लोकल लेवल पर बनाएंगे उनकी जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से अलाइंड होनी चाहिए पॉलिसी, तभी जो है वो चल पाएगा। तो अमानवीयता से मानवीयता की ओर प्रगति हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए साधन, अवसर तथा व्यवस्था की स्थापना एवं सुरक्षा जो अति मानवीयता को प्रोत्साहन देने में समर्थ हो। तो है ना, तो अभी तो हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचे क्या, ये तो अभी कल्पना में भी नहीं है, लक्ष्य के रूप में ही, मतलब क्लेरिटी के रूप में ही नहीं है कि भैया ऐसा भी कोई लक्ष्य हो सकता है। इसीलिए काफी कुछ अमानवीयता है। तो अमानवीयता से मानवीयता की ओर ये पहला स्टेप है। और फिर वहां पर चलते हुए जैसे जैसे माहौल कंड्यूसिव होगा तो हम वो मानवीयता के बाद में अति मानवीयता की तरफ बढ़ने का भी हिम्मत जुटा पाएंगे, और जो लोग समर्थ होंगे उनको फिर जो है वो राज्य उनको प्रोत्साहन देने में भी समर्थ होगा। तो अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अति मानवीयता। राज्य नीति सहज लक्ष्य को सार्थक और सर्वजन सुलभ बनाने की कामना से समझदारी की आवश्यकता है। समझदारी सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, अब ये ज्ञान जो है उसी को समझदारी कह रहे हैं, बोध को। तो सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, चैतन्य प्रकृति रूपी जीवन ज्ञान और मानवीयता रूपी आचरण ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है ना। तो ज्ञान के 3 पार्ट है, सह अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। हर नर नारी इसका ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता होने के योग्य है। तो हर नर नारी मतलब हर मानव इसका ज्ञाता हो सकता है, इसको जान सकता है, इसमें भागीदारी कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके अनुसार चल सकता है, और इसके अनुसार चलने से जो व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था को एंजॉय कर सकता है, उस मानवीय व्यवस्था का भोक्ता होने योग्य है। तो हर नर नारी, हर मानव इसका ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता होने योग्य है। इसे एक से अनेक मानव तक बोध गम्य, अनुभव गम्य रूप में प्रमाणित होना आवश्यक है। तो ये सिर्फ अपने आप ऐसे बात करने से नहीं हो जाएगा, ये पहले प्रस्ताव रूप में सामने आएगा, फिर कुछ मानवों को स्वीकार होगा, जो स्वीकार होगा वो इसके अनुसार जीना चाहेंगे, जीकर तृप्त होगा ऐसा उनकी कल्पना में आएगा, और फिर वो अनुभव के रूप में या बोध के रूप में
प्रमाणित होकर जो है उनका इसका होना आवश्यक है। कुछ लोग प्रमाणित होंगे तो इवेंचुअली जो है फिर हमको ये राज्य नीति, धर्म नीति जो है ये एक तरह से हम इसका जो जो यहाँ पर इस समय शायद हमको ये काफी आइडियलिस्टिक सा डिस्क्रिप्शन लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे कुछ लोग जो है वो जागृत होंगे, अनुभव संपन्न होंगे, बोध संपन्न होंगे, तब तब जो है ये इसके तरफ आगे बढ़ने का हमको प्रैक्टिकल मूवमेंट जो है वो दिखेगा। यही एकमात्र उपलब्धि अथवा जागृति ही संपूर्ण भ्रम को दूर करने के लिए पर्याप्त है ना? यही रिक्वायरमेंट है, दिस इज सफिशिएंट। जागृत मानव परंपरा में राज्य का स्वरूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र अध्ययन से और आचरण से व्याख्या होने के आधार पर विधि को पहचानने के मुख्य रूप से 5 मुद्दे पाए गए हैं। तो ये 5 मुद्दे हैं, इसके बारे में पूरा पैराग्राफ है। ये बेसिकली समाज के 5 डायमेंशंस हैं। आदरणीय नागराज जी ने ऐसा लिखा कि कहीं पर भी मानवीय समाज होगा, जिसको हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उस समाज में हर व्यक्ति जो भागीदारी कर रहा होगा, ये आने वाले 5 पॉइंट्स जो हैं, जिसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में बात भी कर लेंगे, इन 5 में ही हर मानव की भागीदारी हो रही होगी, हर परिवार की भागीदारी हो रही होगी। ठीक है, तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र अध्ययन से, तो यहाँ पर ना 2 शब्द आते हैं मध्यस्थ दर्शन में बार बार, सूत्र और व्याख्या। ठीक है, तो सूत्र जो है बेसिकली वो जो है वो निचोड़ के रूप में है, वो लॉज के रूप में है ना, वो एक प्रस्ताव के रूप में, और फिर व्याख्या जो है उसके अनुसार जी पाए, उसके अनुसार डिस्क्रिप्शन कर पाए, उसके अनुसार दूसरे को बता पाए, लेकिन बता पाए जब तक अपने आचरण में नहीं होगा तब तक बताना बड़ा खोखला सा होता है। तो सूत्र का प्रपोजल हो, सूत्र ब्रीफ में होगा, जीना डिटेल में होगा। तो बाबा ये सोम भैया शिविर में कहते ही है कि सूत्र जो है वो संक्षिप्त है, संक्षेप में है, और जीना जो है वो व्याख्या है ना? तो आचरण जो है वो व्याख्या है। तो उस सूत्रों को हम विधिवत समझा भी पाए, और अपने जीने में जब आ जाएगा और जो समझ रहे हैं अगली पीढ़ी या हमारे साथी, वो उसको देख पाते हैं, तभी वो आगे तक पहुंचता है। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो है, इसकी जब हम बात कर रहे हैं, तो समाज के 5 आयाम जो है वो मध्यस्थ दर्शन में जो है वो प्रस्तावित है। इसको हम थोड़ा सा देख भी सकते हैं अपने में। आप भी सब सोच कर देखिए कि इनके अलावा कुछ और भी पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी जरूरत है कोई। एक है मानवीय शिक्षा संस्कार। ठीक है, तो कोई भी समाज होगा तो अगली पीढ़ी को सिखाने समझाने की आवश्यकता रहेगी, है ना? उसमें भौतिक जगत वाले पार्ट की भी चीजें रहेंगी, है ना, कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे करना है, लैपटॉप कैसे बनाना है, कपड़े कैसे बनाने हैं, खेती कैसे करनी है, घर कैसे बनाना है ना? एक वो वाला पार्ट रहेगा। और फिर एक जिसको हम अभी ये समझदारी वाली बात कर रहे हैं, व्यवहार वाली बात कर रहे हैं, संस्कार वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको मिलाकर जो है वो बोला गया टोटल शिक्षा संस्कार जो है, ये एक आवश्यकता है। तो अभी के जो देखें कि हमारा अभी वाला जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें हम सब भी वेंट थ्रू दैट, और हमने हमारे बच्चे भी जो है वो पढ़ ही रहे हैं इसी एजुकेशन सिस्टम में, उसमें ये भौतिकता वाला पार्ट, और वो भी फोकस्ड ऑन मेकिंग मनी, ये वाला पार्ट जो है वो काफी प्रीडोमिनेंट रहता है ना? और व्यवहार वाला पार्ट, जागृति वाला पार्ट, संस्कार वाला पार्ट जो है, ये ऑलमोस्ट छूट सा गया है। ये जो है एक बड़ी कमी के रूप में दिखता है। तो मानवीय समाज होगा, मानवीय व्यवस्था होगी, अखंड समाज जब होगा, तो मानवीय शिक्षा संस्कार जो है वो एक इंटीग्रल डायमेंशन है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। सोसाइटी में जो काम हो रहा होगा उसका एक बड़ा डायमेंशन जो है वो मानवीय शिक्षा संस्कार है। ठीक है? दूसरा जो है वो न्याय सुरक्षा वाली बात है ना? तो अभी हम लोग न्याय जो है, कोई गलती करता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, हमने उसको एक न्यायालय वाला पार्ट जो है उसको न्याय से रिलेट किया है। यहाँ पर न्याय जो है वो संबंधों में न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये एक न्याय सुरक्षा वाला पार्ट, व्यवहार में न्याय हो पाए, और इससे जो है एक आदमी अपने आप को मूल्यों के साथ में जी पाए, मूल्यों के साथ में जी पाए,
तो सुरक्षा वाला भाव बनता है। अदरवाइज सिर्फ चार दीवारी ऊंची की जाए और ताले लगाए जाए, ये सब करने के बाद भी सुरक्षा का भाव नहीं बन रहा, ऐसा हम सब ने भी अपने आसपास काफी देखा है। तो इसलिए भैया ये पाए पाए गए हैं या होने चाहिए? हम ये जागृत समाज में ये 5 डायमेंशंस हैं समाज के। हाँ, तो भैया उसमें क्यों न्याय सुरक्षा चाहिए? तो जागृत समाज में भी न्याय होगा कि नहीं होगा? तो उसकी वो तो होगा, मतलब वो तो फिर होगा ही, उसकी सुरक्षा की मतलब हाँ, उसके लिए अलग से सुरक्षा के लिए नहीं, उससे सुरक्षा का भाव तृप्त होगा। जैसे अभी हमने बोला ना, तन मन धन की सुरक्षा, अभी हमने थोड़ी देर बार बार हम बात करते हैं कि हर मानव अपने प्राप्त तन मन धन की सुरक्षा चाहता है, ठीक है। तो अभी तक ना हम लोगों ने सुरक्षा वाला पार्ट जो है ये काफी बारी फिजिकल सेंस में देखा, लेकिन कई बारी अब जितना हम अपने आसपास गहराई से देखते हैं, निरीक्षण परीक्षण करते हैं, ये सुरक्षा वाला भाव हमें अनजाने लोगों से, स्ट्रेंजर्स से ही हम असुरक्षित महसूस करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, कई बारी परिवारों में भी असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा भी क्लियरली दिखता है ना। मतलब अपने देश के ही हम कोर्ट रूम के आंकड़े देखें तो ऐसा बड़ा क्लियरली बताया, मैंने भी एक बार रिसर्च करके देखा था गूगल में। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द कोर्ट केसेस जो है वो फैमिली डिस्प्यूट्स है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले जो है, परिवार में झगड़े हुए हैं और वो मामला कोर्ट तक गया है। देश में जितने मुकदमे चल रहे हैं उनका 65-70% जो है वो फैमिली डिस्प्यूट्स के रूप में है, ठीक है। तो ये जो न्याय वाला पार्ट जो है ये तो भैया न्याय का बने रहना या न्याय का सुरक्षा होना, ये सुरक्षा होना तो आपका फिर न्याय का बने रहना एक बात होगी ना, न्याय का सुरक्षा की क्या जरूरत है? क्योंकि मानव सुरक्षा की फीलिंग के साथ में रहना चाहता है। तो वो बना रहेगा तो सुरक्षा का तो फीलिंग बनी ही रहेगी ना, अगर न्याय रहेगा ही तो समाज में। तो एक है कि न्याय का बने रहना, हाँ, है ना, तो उसमें सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी ना, फिर वो बना ही होगा, वो सुरक्षा उसके अंदर ही है। थोड़ा सा और सोचा जाए इसके ऊपर, सुनील भाई, बाकी साथी किसी को क्या लग रहा है? सुरक्षा का अभी जो मापदंड हम सुरक्षा का हम सोचते हैं ना कि हथियार रखने से सुरक्षा, यहाँ पे कह रहे हैं कि न्याय से सुरक्षा होगी। जैसे मानवीय शिक्षा संस्कार है, मानवीय शिक्षा होगी तभी संस्कार बनेंगे। उसी तरीके से न्याय से ही सुरक्षा है। न्याय सुनिश्चित होगा तो ही सुरक्षा है। अभी जो दंड व्यवस्था है उससे सुरक्षा नहीं है। मतलब वो फिर बात वही हुई ना, न्याय का बना रहना। हाँ, लेकिन हम सुरक्षा हम चाहते हैं ना, एक सुरक्षा हम चाहते हैं, वो होती न्याय से है, लेकिन न्याय हम डायरेक्टली नहीं चाहते ना। मतलब मुझे ना सुरक्षा से अटकाव हो रहा है, मुझे लग रहा है सुरक्षा तब चाहिए। हाँ ठीक है, छोड़ भी सकते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, ठीक है। सुरक्षा तब चाहिए जब डर हो या भय हो, जब है ही नहीं तो इसको थोड़ा सा फैलाकर भी देख सकते हैं दीदी। मतलब अभी गुरलीन जी, ये अभी हमने न्याय के साथ में लिखा है सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा जो है वो मतलब अब कोई भी राज्य होगा तो वहां पे जंग, वहां पे हाँ, ठीक है। तो एक बार ये हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इसमें बाबा जी ने भी अपने तरीके से ये पूरा का पूरा जो है वो एक एक लाइन इसके ऊपर कुछ बोला है, और उसके बाद में डिस्कस करते हैं दोबारा से। पहले हम इनको बस हल्का सा एक बार रख लेते हैं। तो ये न्याय सुरक्षा वाला हो गया, फिर गुरलीन जी इस पे वापिस आएंगे। देव भी कुछ बोल रहा था। हाँ देव भाई बोलिए। नहीं भैया, मैं वही बोल रहा था एक्चुअली, वो क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा वैसे सही लग रहा है, वैलिड लग रहा है। मतलब सुरक्षा वर्ड से एक थ्रेट का फीलिंग आता है कि कोई थ्रेट है, उससे सुरक्षा चाहिए मुझे। जब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है,
तो ये वर्ड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? पता नहीं भैया, पता नहीं, मतलब मैं इसको मोटा सा ऐसा भी मैं देख सकता हूँ, मतलब बात करते हुए कि कई बार सुरक्षा जो है वो प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है भैया, मतलब कोई फ्लड्स ना आ जाए उसके लिए भी कोई सुरक्षा वाला एंगल करना पड़ेगा, है ना। कोई जंगली जानवर भी रहते होंगे राज्य में, है ना, तो उनसे भी कुछ सुरक्षा हो वाली सकता है चीजें, भैया। जी है ना। जी तो जी, आगे एक बार शायद। हाँ, ये आगे एक बार। सभी जो पांचों हैं सभी ये जुड़े हुए ही हैं एक्चुअली। हाँ, शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, मतलब विनिमय, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश, स्वास्थ्य, संयम, ये सब जुड़े हुए हैं ना। ठीक है। फिर है इसको बोला उत्पादन कार्य, ठीक है। ये भी दो वर्ड हैं, जैसे बाकी सबके बीच में एक डैश लिखा रहता है, या टाइपो में डैश आया नहीं है, तो इसको भी जो है वो, तो बेसिकली प्रोडक्शन की भी जरूरत है, और उस प्रोडक्शन में जो है कोई ना कोई भागीदारी के रूप में जो वो कार्य किए जाएंगे, तो ये उत्पादन, और हमें उत्पादन भी होता हुआ दिखेगा समाज में, और कार्य भी होता हुआ दिखेगा, ऐसा जो है वो कह रहे हैं। कुछ ना कुछ जो है कोई भी समाज होगा तो ये दिखेगा। विनिमय और कोच भी, ये वाली भी ऐसी भी हमको एक्टिविटीज जो है वो दिखेंगी कि कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति अपने लिए सब कुछ बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए कोई ना कोई एक्सचेंज मैकेनिज्म होगी, और उस एक्सचेंज में तो विनिमय जो है उसको हम एक्सचेंज कह सकते हैं, और कोष जो है वो एक स्टोरेज के रूप में देख सकते हैं, मतलब, है ना, मतलब जिसे कहते हैं कि कोई कोई गोडाउन्स के रूप में, या इस तरह से करके, जहाँ पे ट्रांजिशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह या चीजें आ रही हैं, और उसको बाद में यूज करने के लिए स्टोरेज के लिए रखा गया है। तो जहां पर विनिमय आएगा, वहां पर विनिमय के साथ साथ चीजों को स्टोर करने की भी एक आवश्यकता जो है वो बनेगी, और ये वाली एक्टिविटीज भी समाज में दिखेंगी। और फिर पांचवा जो है वो स्वास्थ्य संयम के रूप में जो है वो देखा गया कि हेल्थ जो है वो एक एलिमेंट के रूप में रहेगा ही, डायमेंशन के रूप में समाज में। और हेल्थ के लिए जो है आदमी का सेल्फ डिसिप्लिन जो होना है वो भी आवश्यक है, वो उसके साथ में स्वास्थ्य जो है वो जुड़ा रहेगा, तो एक जागृत परंपरा के रूप में है। अदरवाइज संयम ना हो और अस्वस्थ रहे और सिर्फ अस्पताल में जाके ही ठीक होंगे, तो वो वाला जो है फिर स्वास्थ्य संयम वाला कार्यक्रम जो है वो व्यवस्था वाला कार्यक्रम नहीं है। तो इसको जो है इस तरह से जो है ना ये कहा कि जागृत मानव परंपरा में राज्य का स्वरूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, सूत्र अध्ययन से मानव और आचरण से व्याख्या होने के आधार पर विधि को पहचानने के मुख्य रूप से 5 मुद्दे पाए गए है ना। ये 5 आयाम है समाज के। इनको एक बार देख लेते हैं कि बाबा जी ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया एक एक लाइन में। राज्य प्रक्रिया में उक्त पांचों व्यवस्थाएं सार्वभौमिकता के अर्थ में ही सार्थक होना पाया जाता है। मानवीय शिक्षा संस्कार की सफलता अर्थबोध होने के रूप में है ना। तो अस्तित्व में रियलिटीज हैं, वो रियलिटीज फिजिकल रियलिटीज भी हैं, नॉन फिजिकल रियलिटीज भी हैं, रूपात्मक अस्तित्व भी है, अरूपात्मक अस्तित्व भी है। ठीक है, तो हमें रूपात्मक अस्तित्व भी समझ में आ जाए, अरूपात्मक अस्तित्व भी समझ में आ जाए, तो वो शिक्षा संस्कार की सफलता है। नहीं तो सिर्फ रूपात्मक अस्तित्व जो है वो उसके ऊपर फोकस रहने से संस्कार वाला पार्ट जो है वो छूट जाता है। तो शिक्षा संस्कार की सफलता अर्थबोध होने के रूप में है या पूर्ण अर्थबोध होने से है। ठीक है, न्याय सुरक्षा की सफलता संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति के रूप में सार्थक होना पाया जाता है। तो ये न्याय को उसी परिभाषा से चल रहे हैं जिस परिभाषा को हमने बार बार देखा है। संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, परस्पर मूल्यांकन और उभय तृप्ति। उत्पादन कार्य हर परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि के अर्थ में सार्थक होना पाया जाता है। तो प्रोडक्शन जो है वो राज्य के लेवल पर चाहिए, और हर फैमिली जो है वो कुछ काम करती है राज्य के प्रोडक्शन में सहायक होने के रूप में। तो एज ए रिजल्ट परिवार की आवश्यकता की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक जो है वो परिवार में उत्पादन हो पाए,
परिवार के लोग कार्य करके उतना उत्पादन कर पाए, और वो उत्पादन सब चीजों का खुद नहीं कर पाएंगे जैसे हमने कहा, उसके लिए वो विनिमय कोष जो है वो उसकी भी आवश्यकता रहेगी, लेकिन एज ए नेट रिजल्ट एंड में अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन के रूप में कर पाए, तो वो समृद्ध परिवार के रूप में हम उसको पहचान सकते हैं। और इसी तरह से ओवरऑल राज्य भी ऐसी स्थिति में पहुंचे, ये भी हमारी कल्पना में आ सकता है कि सब परिवारों के उत्पादन कार्य में भागीदार होने के बाद पूरे राज्य में सब लोगों की आवश्यकता से, सब परिवारों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो गया है। तो ये जो सरप्लस उत्पादन है, इस उत्पादन को फिर जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर कोई दूसरे राज्य हैं, कोई दूसरे स्टेट्स हैं जो अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, या किन्हीं दूसरे कारणों से कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, नेचुरल कैलेमिटी है, उसकी वजह से कोई जरूरत पड़ती है, तो जो सरप्लस है वो उसको वहां पर डाइवर्ट किया जा सकता है। तो हर परिवार और हर स्टेट जो है, हर राज्य, वो अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर पाए, इसको जो है वो उत्पादन कार्य कर रहे हैं। विनिमय कोष जो है वो श्रम मूल्य के पहचान सहित श्रम विनिमय पद्धति से सार्थक होता है। तो यहाँ पर बाबा जी ने एक कॉन्सेप्ट जो है वो लाए हैं कि एक ना श्रम मूल्य की पहचान करना आवश्यक है। तो दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, दोनों सेम श्रम कर रहे हैं, तो जो है वो उनका जो रिम्यूनरेशन है, उनका जो प्रतिफल है, वो भी कंपेरेबल होना हो, तो जो है वो एक सार्थकता लगती है, एक ठीक चीज लगती है। तो श्रम मूल्य का एक आंकलन करना, ये भी मध्यस्थ दर्शन में सामाजिक व्यवस्थाओं की जब हम डिटेल में बात करेंगे, तो ये श्रम मूल्य को पहचानना जो है वहां पर एक डिटेल मुद्दे के रूप में आता है ना। अभी मतलब हम देखते हैं कि इसमें काफी डाइवर्जेंस है। कोई आदमी सुबह से शाम तक काम कर पाता है और काम करता है, और मतलब उसको सिर्फ 50 रुपए मिलते हैं, या 50 रुपए, पता नहीं पुरानी बात हो गई, मतलब 200 400 500 जितना भी जो भी हिसाब किताब है उस हिसाब से मिलता है। और कुछ दूसरे लोग हैं जो एक दिन में ही लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है वो कमा लेते हैं। तो एक श्रम मूल्य के लेवल के ऊपर जो है वो इसको देखने की जो है वो बाबा जी ने प्रस्ताव दिया है। और फिर इस तरह से स्वास्थ्य संयम मानव परंपरा में जीवन जागृति को प्रमाणित करने, ना स्वास्थ्य संयम की आवश्यकता क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, तो शरीर की आवश्यकता है जीवन जागृति को प्रमाणित करना। तो शरीर इस योग्य हो, शरीर की स्थिति ऐसी हो, इसके लिए शरीर को जो ये स्वास्थ्य संयम वाला पार्ट है उसको ध्यान रखा रहे हैं। स्वास्थ्य संयम मानव परंपरा में जीवन जागृति को प्रमाणित करने योग्य शरीर की स्थिति गति के रूप में सार्थक होता है। यह सब मानव सहज जागृति के अक्षुण्णता का द्योतक है। द्योतक मतलब इंडिकेटर, अक्षुण्णता मतलब लगातार हर क्षण बने रहना है। तो ये सब मानव सहज जागृति के अक्षुण्णता का द्योतक है, अथवा सार्वभौम व्यवस्था, खंड समाज और राष्ट्रीय अक्षुण्णता का द्योतक है। यही राज्य वैभव का स्वरूप है। इस विधि से हर परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीना होता है। तो इतना जो था यहाँ पर लिखा था। अब वापस आते हैं गुरलिंदर जी आपके जो था, और बाकी साथी भी कुछ बता रहे थे इसमें। अब ये न्याय सुरक्षा को कैसे देखते हैं, यही पे ही प्रश्न है गुरलिंदर जी के, किसी और डायमेंशन पर भी कुछ ऐसा सवाल आता है कि दो शब्द क्यों लिखे हैं? नहीं भैया, इसी का ही है। विनिमय का मतलब तो हम एक्सचेंज समझ रहे हैं ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गोदाम हो गया, जो भी आपको उत्पादन का सामान इधर से उधर पहुंचाना, या अलग अलग चीजों का एक्सचेंज करना, उसको हम विनिमय बोल रहे हैं ना। विनिमय बोल रहे हैं एक्सचेंज को, और कोष बोल रहे हैं स्टोरेज को। ठीक है, तो ये जब भी एक्सचेंज की जरूरत होगी, ये हम अपनी कल्पना में देखें कि समाज चलेगा कैसे या अभी भी कैसे चलता है, तो हमें क्लियर होगा। तो जब भी एक्सचेंज की जरूरत होगी, स्टोरेज की भी जरूरत होगी। जैसे कि पंजाब में गेहूं बहुत होता है, ऐसा मान के चलें, ठीक है, और सपोज कीजिए कि गुजरात में सीमेंट की बहुत फैक्ट्री है, ठीक है,
तो अब गुजरात से जो सीमेंट का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है उसकी पंजाब में जरूरत है, और पंजाब में गेहूं का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, वो हमें पंजाब से गुजरात में लेकर जाना है। तो इस सब को बीच बीच में कई जगह के ऊपर हमको स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अगर स्टोरेज वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तो एक्सचेंज हो नहीं पाएगा ठीक तरीके से। तो इस तरह से विनिमय कोष जो है ये एक दूसरे के साथ साथ चलने वाली चीज है। तो भैया इसमें भी एक सवाल है कि क्योंकि अभी तो हमारा सब चीज का बेसिस मनी है ना, हाँ जी, करेंसी है जो हम यूज कर रहे हैं, जिसका भी वैल्यू है। बिल्कुल। तो यहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जैसे बार्टर सिस्टम पहले था हम वैसे की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये ना ये मेरे साथ में पर्सनली भी काफी देर तक ये प्रश्न रहा कि क्या बाबा जी वापस हमें बार्टर सिस्टम में जाने के लिए कह रहे हैं क्या, या उस तरफ हमारे को सजेशन दे रहे हैं। तो मैं जितना समझा हूं दीदी अभी तक, वो ये है कि बाबा जी ना इस चीज को बार बार ध्यान दिला रहे हैं कि पैसे से तृप्ति नहीं होती, वस्तु से तृप्ति होती है। ठीक है। अभी ना गलती ये हो रही है काफी बार कि व्यक्ति के पास में या परिवार में पैसा रहता है तो ऐसा लगता है कि अब हमें जो कुछ भी चाहिए हो वो हमें मिल जाएगा। लेकिन हम सब ने कई बार जिंदगी में ऐसा पाया होगा, कई बार मार्केट में अफवाहें खुलती वो मतलब बनती हैं कि भैया नमक कम हो रहा है, या कभी ना कभी प्याज कम हो गए, और वो पता चला कि वो रेट जो है वो 10 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है कुछ दिनों में। और अभी तो ये कोरोना काल में तो अभी 2-3 महीने पहले मतलब ऐसा रहा कि लोगों के पास में जितने मर्जी पैसे हो, आपको भैया ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, तो आपकी जेब में 1 लाख रुपया पड़ा हो, उससे ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ठीक है। पैसे से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन मिलती है। तो उत्पादन जो है ना उसको बाबा जी महत्व दे रहे हैं, और उस उत्पादन के एक्सचेंज के लिए मनी एक एक टूल के रूप में है। ठीक है। अभी मनी फोकस में आ जाए और उत्पादन नेग्लेक्ट होना शुरू हो जाए। अभी काफी बार अगर हम देखें तो काफी सारे हमारी पीढ़ी के लोग और हमारी पीढ़ी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब वो काम पे जा रहे हैं, तो काफी सारे मानसिकता में ना ये चीज आ गई है कि एक्चुअल में हाथ से काम करना जो है ना ये एक नीचे दर्जे वाली बात है। ठीक है। ऑफिस में बैठ के करने वाला काम, कंप्यूटर पे बैठ के करने वाला काम, मैनेजरियल पोजीशन पे करने वाला काम, ये जो है ये थोड़ा सा एक रेस्पेक्टेबल जॉब है। ऐसा फीलिंग आता है आसपास देखते हुए लोगों में दीदी कि नहीं? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। है ना। तो धीरे से जो है वो सम्मान का आधार जो है वो मतलब वो उत्पादन जो है ना वो उत्पादन से जुड़े हुए लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। ऐसी गलतियां होती हुई दिख रही हैं, और अपनी मानसिकताओं में भी कहीं कहीं पर आसपास घरों में ऐसा कहीं कहीं पर दिखता है, कम ज्यादा वो अपने आप हम देख लें। लेकिन उत्पादन से जो है ना उत्पादन को एक निचले दर्जे की चीज देख रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी कह ये रहे हैं कि एक्चुअल में जरूरत तो उत्पादन की ही है। अभी अभी अगर हम देखें तो ये जितने लॉकडाउन वगैरह भी हुए, तो लॉकडाउन में ये जो उत्पादन वाली वस्तुएं थी, जो खाने पीने की चीजें थी, किसान उत्पादन कर रहा है ना, ब्रेड बन रही है, बिस्किट बन रहे हैं, दालें जो है वो मिल रही हैं, ये वाली दुकानों को एसेंशियल सर्विसेज के हिसाब से रखा गया, और इन पे कभी भी लॉकडाउन नहीं लगा, है ना। और ये जितने हमारे नॉन प्रोडक्शन वाले काम थे, कंप्यूटर पे करने वाले काम, और ये जो है ना जिसको हम बोले कि ऑफिस में करने वाले काम, कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा है, कोई कुछ वो सारे के सारे सबसे पहले बंद हो गए। तो आवश्यकता जो है वो उत्पादन की है, और उत्पादन के लिए एक्चुअल में भागीदारी उत्पादन में करनी है। अब जिसने जितना उत्पादन किया उसके अकॉर्डिंगली उसका एक रिम्यूनरेशन होगा। वो रिम्यूनरेशन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, और वो किसी अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है। वो एक एक
एक दूसरी मुद्दा है, उसमें कई प्रस्तावों पे बात हो सकती है, लेकिन उत्पादन जो है वो समाज में एक इंटीग्रल पार्ट है, और इसके साथ में एक रेस्पेक्ट होना जो है ना, वो जागृत परंपरा में रहेगी। अगर परंपरा में उत्पादन की तरफ रेस्पेक्ट नहीं है तो परंपरा जागृत नहीं है। दीदी, मेरा ऐसा अपना पर्सनल निष्कर्ष निकल कर आया है अभी तक। शायद इस पे हम और कभी शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगाकर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब हम वैल्यू, किसकी क्या वैल्यू है ना, किस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू, कौन किसके बेसिस पे फैसला होता है। गेहूं का दाम इतना होगा, या फिर चावल का, धान का दाम इतना होगा, या टमाटर का इतना दाम होगा। तो ये जो फैसले हैं, ये किस बेसिस पर हो रहे हैं? ज्यादा प्रोडक्शन के बेसिस पर हो रहे हैं, नीड के बेसिस पर हो रहे हैं। इतने सारे खेत बिक कर जब प्रॉपर्टी के पूरे बड़े बड़े मकान वहां पर बन रहे हैं, तो उसका मकान महंगे हैं पर खेत सस्ते हैं ना। तो ये, इस पे थोड़ा हम शायद डिटेल में और कभी बात कर सकते हैं कि कैसे 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 पता चले, कैसे डिसाइड करेंगे किसकी वैल्यू कितनी हो, क्या बेसिस रहेगा उसका। बिल्कुल, तो ये एक ना अच्छा सा पूरा डिटेल डिस्कशन है मध्यस्थ दर्शन में। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो बाबा जी ने मेरे ख्याल से समाज शास्त्र में या अर्थशास्त्र में, आपका कभी भी मन करे ना, आप में से कुछ साथियों का, तो ये अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र वगैरह जो है ना, ये पुस्तकों को भी डाउनलोड करके इससे भी ग्लांस कर सकते हैं। उसमें काफी सिंपल भाषा में बातचीत की गई है। उसमें मतलब ऐसे साथ में कोई हम में से बैठे इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आप पढ़ेंगे तो उसको काफी कुछ जो है वो आपकी अपनी स्पष्टता भी बन जाएगी। लेकिन मोटा मोटा सा बाबा जी ने, जो मैं अगर मैं संक्षेप में रखूं, जो मेरे को 2-3 बिंदु याद आ रहे हैं, वो एक तो ऐसा ध्यान आया कि बाबा जी ने ना ऐसा प्रस्तावित किया गया है, उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया एक गांव का, ठीक है। तो बेसिकली बाबा जी ने कहा कि एक गांव में जैसे एक अभी भी आजकल पंचायत वगैरह रहती है, तो एक एक जागृत गांव जब होगा तो वो गांव के अभी अभी आज की डेट में क्या रहता है, एक गांव के किसान को अपने खेत में क्या उत्पादन करना है, ये उसको कोई इंस्ट्रक्शन देता है या किसान खुद ही डिसाइड कर लेता है? वो तो बिल्कुल प्रेशर है ना, मतलब अगर डीप डाउन देखेंगे तो बिल्कुल उनको इतना तो फ्रीडम नहीं है कि वो जो चाहेंगे वो उगा सकते हैं ना। ओके, मतलब रिस्ट्रिक्शन ही है ना। अगर आपको सरवाइव करना है तो आप, मतलब बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, हम अपने घर के खाने, खेतों में हम अपना घर के खाना अलग उगाते हैं, बाहर बेचने वाला खाना अलग उगाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। तो बाबा जी ने ऐसा बोला कि एक गांव में सपोज करो कि 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। तो गांव में भी कुछ समझदार लोग जो है वो उसको पंचायत के लेवल पे फॉर्मल समझे या इनफॉर्मल समझे, और जागृत समाज होगा तो ये मतलब वो गांव के लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में विश्वास पूर्वक जी रहे हैं। तो ये आंकलन कर लेंगे कि हमें एक साल में कितना गेहूं चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितनी सब्जी चाहिए और कौन सी सब्जी कितनी चाहिए। ऐसा ऐसा एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता? हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। और उसके बाद में जो गांव के जितने भी जो किसानी में जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ में एक बैठ करके ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि हाँ भैया, इतने इतने लोगों का मतलब इतना गेहूं चाहिए, तो 50 लोग गेहूं उगा लेंगे तो पूरे पूरे गांव का साल भर की गेहूं की रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी हो जाएगी, है ना। 25 लोग जो है वो सब्जी उगा लेंगे, और सब्जियों में भी फिर वो डाइवर्सिटी देख लेंगे कि भाई यहाँ तुम भिंडी, कोई लोग भिंडी उगा ले, कोई गोभी उगा ले, कोई आलू उगा ले, सीजन के हिसाब से जैसे जैसे भी जो कुछ होगा वो कर लेंगे। कुछ लोग तेल वाली चीजें जो है, तिलहन वगैरह जो है वो लगा लेंगे, है ना। कुछ लोग लकड़ी के लिए पेड़ जो है वो 4-5 किसान लगा सकते हैं, ताकि गांव में जो कारपेंटर होगा उसको भी कुछ कुर्सी मेज वगैरह बनानी रहती है, तो लकड़ी का सप्लाई भी जो हो गांव से हो। तो मोटा मोटा से क्या होगा कि गांव की रिक्वायरमेंट, अच्छा कुछ लोग जो है वो अपना पशुपालन में लगेंगे, ताकि गांव में जो है वो दूध घी वाला जो काम है, वो जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरे साल जो है वो चलती रहे। तो मोटा मोटा सा जो ये खाने पीने वाला मामला है, इसमें
गांव इंडिपेंडेंट हो, अपने आप पे आत्मनिर्भर हो और अपनी ही कंजम्पशन के लिए बनाना है, उगाना है। इसलिए जैसे आपने अभी बात की, तो क्वालिटी भी जो है वो उसकी ऐसी ही बनाएंगे। अभी बेचने के लिए बनाते हैं, उगाते हैं, तो उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है वो केमिकल्स जितने मर्जी डाल दो। एक बार हम लोग हापुड़ में थे तो संजीव त्यागी जी जो है वो बता रहे थे कि वो अपने थोड़ा सा संस्थान से दूर कहीं से आ रहे थे, तो वहां गोभी लगी हुई थी। तो किसान उनको थोड़ा सा पहचान का लगा, गांव वाला, तो मुझे लगा कि भैया गोभी दे दो। तो उसे पूछा किस लिए चाहिए, तो संजीव भैया ने बोला कि भैया अपने कुछ मेहमान वगैरह आए हुए हैं तो हम सबको जरूरत है। तो कहता है भैया ये आपके लायक नहीं है, ये सिर्फ बाजार में बेचने लायक है ना। तो बिल्कुल। मतलब तो जब हम संबंध को पहचानते हैं तो हमने अच्छी चीज नहीं बनाई है तो अपने संबंधी को देते भी नहीं है, उससे माफी मांग लेते हैं कि भैया ये इसकी क्वालिटी हल्की है, तेरा नुकसान होगा, किसी दूसरे का नुकसान तो हो जाए लेकिन तेरा होना जो है वो मुझे स्वीकार नहीं है। तो संबंध में ये स्वीकृति का भाव जो है, ये जितना हम देख पाए, तो इस तरह से तो समाज में बेसिकली इस तरह से ना बाबा जी ने वो 10 सोपानीय व्यवस्था जो है उसमें गांव का लेवल जो विलेज लेवल है, लेवल 3 एंड 4 पे आता है। उसके बाद में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, टाउन के लेवल पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, फिर उससे भी बड़े लेवल पे जाएंगे, तो किसी जगह पे ऐसे जाके निकलेगा कि वहां पे हमें कार की फैक्ट्री की जरूरत है, अब लैपटॉप की फैक्ट्री की जरूरत है ना, यूनिवर्सिटी की जरूरत है। अब हर गांव में यूनिवर्सिटी नहीं होगी, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में तो यूनिवर्सिटी की जरूरत हो सकती है, होगी शायद। तो इस तरह से करते हुए हर स्टेज के ऊपर क्या क्या काम होगा और उस काम में लोग अपनी भागीदारी कर रहे हैं, उस भागीदारी के लिए अपना श्रम नियोजन कर रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं। ठीक है। तो जब हम इस एंगल से देखते हैं तो एक एक किसान ने मेहनत की और गेहूं कुछ क्वांटिटी का निकल कर आया, और दूसरे ने मेहनत की और कोई दूसरी चीज दूसरी क्वांटिटी में निकल कर आई, तो इसका श्रम मूल्य का एक्सचेंज करने का फॉर्मूला निकल कर आता है। अच्छा ठीक ठीक है है। अब भैया। अभी जितना हमारा मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चल रहा है ना, इसमें बड़ी इनकंसिस्टेंसीज हैं। जैसे कि अभी हमने जो बात की ये गांव वाली, अब सपोज कीजिए कि ऐसा ऐसा सोचा गया कि गांव में 10 लोग जो है ना वो फल लगाएंगे, और उन उससे जो है ना वो फल जो है वो मतलब गांव की जितनी आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। अब सपोज कीजिए मौसम, बारिश, मिट्टी सब कुछ बड़ा अच्छा रहा, और जितने फल की उम्मीद की थी उससे 50% ज्यादा फल निकल कर आ गया। तो ये अब गांव के लिए और किसान के लिए एक अच्छी बात है या एक टेंशन वाली बात है, क्या लगता है? ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। लेकिन अभी आजकल क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं कभी कि कहीं पे संतरा ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, या टमाटर ज्यादा हो गया, तो एकदम से मार्केट का रेट गिर जाता है। और लोगों को कितनी अखबारों में इस तरह के न्यूज आइटम्स आते हैं कि सड़क पे ही जो है वो संतरे छोड़ दिया, सड़क पे ही जो है टमाटर छोड़ दिए, क्योंकि मार्केट में रेट इतना कम हो गया। तो अभी जो मार्केट प्राइस है ना वो डिमांड एंड सप्लाई के साथ में रिलेटेड है, अभी वो श्रम मूल्य के साथ में रिलेटेड नहीं है। इस चीज को हम बड़ी क्लियरली देख सकते हैं, है ना। तो अगर पैदावार ज्यादा हो गई तो दिस एक्चुअली शुड बी एन ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन फॉर द फार्मर एज वेल एज फॉर द कम्युनिटी, कि अरे यार मेहनत तो जितनी करनी थी उतनी की, कुदरत भी मेहरबान रही और इस बार जो है वो ज्यादा फल हो गए, ज्यादा खेती हो गई। लेकिन अभी प्रिवेलिंग सिस्टम में क्या हो रहा है कि वो ज्यादा खेती हो गई, तो अभी डिमांड में तो उतनी थी, तो मार्केट में प्राइस कम हो गया, अब परेशानी हो गई है। तो जो ओकेजन, जो उत्सव का मौका होना चाहिए था, वो आत्महत्या का मौका बन जाता है। बिल्कुल भैया। ठीक है। तो ये श्रम मूल्य की पहचान के साथ में जो है, जब ये चलता है जागृत परंपरा में, तो शोषण नहीं रहता है। ठीक है। तो हम अपने में भी देखें, जहां जहां पर हम संबंधों में स्वीकृति रहती है, वहां पर हमने दूसरे को कुछ बोला, दूसरे ने कुछ ज्यादा कर दिया, तो हम उसका शोषण करना नहीं शुरू कर देते। ठीक है, ज्यादा हो गया तो ठीक है, पर जैसे कभी जो है मतलब हमारा दूध वाला था, पहले वो गायों का दूध लेके आता था फरीदाबाद से। हाँ, कभी उसने बोला कि भैया दूध ज्यादा हो गया, तो अब दूध ज्यादा हो गया है,
तो आप ले लोगे 2 किलो ज्यादा तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब संबंध रहता है तो इन चीजों की परेशानी नहीं रहती है, लेकिन संबंध नहीं रहता है तो फिर इसी पे ही आदमी जो है वो मूल्य गिराने, कीमत गिराने की कोशिश जो है वो करता है, फिर उस पर नेगोशिएशन शुरू होती है, फिर वो शोषण की तरफ जो है वो लेकर जाता है। तो ये जागृत समाज में जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, वो अपने आप में ना उसका विजुअलाइजेशन करना, उसका चित्रण करना, जैसे आपने कहा कि ये लंबी बातें हैं, इसको जो है वो डिस्कशंस जैसे जैसे आगे चलेंगे, लेकिन हमारे मन में ना इस तरह से कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ में एक चित्रण बनने शुरू हो कि हाँ भैया, अभी के समाज में हमको क्या क्या चीजें जो है वो रोजमर्रा के उदाहरणों के रूप में ऐसी दिखती हैं, जो कि ऐसा लगता ही है कि भैया ये ऐसा समाज तो मैं नहीं चाहता, है ना। हमें इससे बिल्कुल अपोजिट वाला जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर जो है फिर बाबा जी धीरे धीरे करके हमारे वो वाले चित्रण जो है ना वो डेवलप करेंगे, तो वो हमारी कल्पना में आए कि हाँ ये ये जो जिसको अखंड समाज कह रहे हैं, उसका एक्चुअल में प्रैक्टिकल स्वरूप जो है वो कैसा होगा। ठीक हो गया इतना दीदी? हाँ जी भैया। और कोई साथी भाई किसी का कुछ इस पैराग्राफ तक कुछ ऑब्जर्वेशन आया हो तो बताएं। फिर भैया दूसरा सवाल सुरक्षा पे तो बना ही हुआ है कि सुरक्षा क्यों बोल रहे हैं। सुरक्षा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनोलॉजी के साथ कनेक्टेड हो रहा है ना। न्याय का बना रहना अपने आप में ही एक सुरक्षा को प्रोवाइड करने की जरूरत है ना, मतलब फिर सुरक्षा की जरूरत नहीं है अगर न्याय का बना हुआ है तो। ये सुरक्षा की ना डेफिनेशन उसमें दी हुई है परिभाषा संहिता में। हम बताइए भैया, बताएं। परिभाषा संहिता में दी हुई है सुरक्षा की डेफिनेशन। उसमें मतलब चारों स्थिति का बने रहना वो सुरक्षा है ना। अभी सुरक्षा नहीं है किस, मतलब अगर हम देखें तो अभी न्याय नहीं हो पा रहा है, मतलब हम मानव के साथ भी नहीं कर पा रहा, मानव प्रकृति के साथ भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए चारों स्थिति का संतुलन बिगड़ गया है। चारों जो अवस्थाएं हैं उनका संतुलन बने रहना ही सुरक्षा है। हाँ, ये इसका जो परिभाषा है, अखंड समाज गति में सभी अवस्थाएं परंपरा के रूप में संतुलित रहना, बने रहना। अभी जो हमने मीनिंग जो सुरक्षा का, मतलब अभी जो प्रेजेंट हाँ सर्कमस्टेंसेस में आपने जो बिल्कुल मीनिंग मतलब अभी हम नेगेटिव के साथ एसोसिएट किया हुआ है ना, वो सुरक्षा नहीं है ना। अच्छा। अभी हम ये न्याय के साथ ही सुरक्षा को शायद कर रहे हैं, तो ये न्याय के लिए ये वाली परिभाषा है। सुरक्षा जो है मतलब वो चारों अवस्थाएं बनी रहे, है ना। न्याय जो है वो हाँ भैया संबंधों फिर हाँ फिर बिल्कुल, क्योंकि फिर तो बिल्कुल फिट बैठता है अगर हम फिर उसको बिल्कुल ऐसे फिट बैठ देखेंगे। गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा किया दीदी, आपने भी पूछा तो हमने भी थोड़ा सा मिलजुल कर देखा, तो अपनी हमारी भी क्लैरिटी बनी। थैंक यू। ठीक हो गया। तो इतना जो है मेरे ख्याल से फिर आज इतना ही रखते हैं, अभी 4 बज चुके हैं, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। कल जो है इससे यदि समस्या है तो समाधान यहाँ से शुरू करके इसको कवर करते हुए फिर ये कल हम ये तीनों टेबल्स जो है ना इनको जरूर कवर कर लेंगे। ये काफी इम्पोर्टेंट है और इसमें काफी चीजें जो है ना हमारे चित्रों में भी क्लियर होंगी कुछ कुछ करके। और ठीक है भाई, सब लोग बताएं क्या सेशन क्लोज कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है भैया। भैया एक दिन मूल्यांकन पे भी बात कर सकते हैं अगले सैटरडे को या संडे को। मैं अपनी तरफ से दीदी ऐसा कह रहा था कि एक बार ना अच्छा इसको हम ये जीवन ठीक है। क्रिया वाला चैप्टर है, चैप्टर 17, हाँ तो जी हाँ जी मतलब उसको भी कवर करेंगे ना, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, उससे भी काफी चीजें क्लियर होंगी। ओके ठीक है तो भैया। बीच बीच में जितनी थोड़ी बहुत बात करनी होगी तो कर ही लेंगे, और अदरवाइज जो है लंबी बात करनी होगी तो उसके लिए अगर आपको लगता है कभी एक आध सेशन ही लगाया जाए तो भी लगाएंगे। जितने भी आप सब लोग अपने मन में ना ऐसे पॉइंट्स नोट कर लें जो कि हमने अभी तक जितने सेशंस किए हैं पूरी मानव व्यवहार दर्शन के और इससे पहले जीवन विद्या एक परिचय वगैरह अध्ययन बिंदु के भी कुछ कुछ पॉइंट्स अगर ऐसे हो जहाँ पे लगता है कि एक बार एक अच्छे से दोबारा चर्चा हो जाए, वो पॉइंट्स नोट कर लीजिए। We'll spend on time on that. तो ठीक कर है लेंगे। भैया। ठीक है थैंक यू। ठीक है, चलिए नमस्ते
थैंक यू। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते भैया, भैया, नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते जी।